डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीए में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में चुना है, उनकी द्वितीय प्रश्न पत्र माने द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र ही है ये, लेकिन अगर आप प्रथम वर्ष से लें अनिवार्य विषय को तो पहला प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष में आता है और दूसरा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष में आता है। तो इस तरह से ये पेपर 202 एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं और व्याकरण की तीसरी इकाई पर हम बात कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने व्याख्यान किया था उसमें एकांकी सिकंदर का पहला भाग था, जिसमें इस एकांकी के रचयिता भुवनेश्वर जी का जीवन परिचय और कृतित्व परिचय आपको दिया गया था। इस व्याख्यान में हम एकांकी सिकंदर के व्याख्या योग्य अंशों को देखेंगे, माने उसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है ये हम समझेंगे। इस इकाई का लेखन भी मैंने किया है और इसकी दृश्य श्रव्य प्रस्तुता भी मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस इकाई का उद्देश्य लेखक भुवनेश्वर का साहित्यिक परिचय प्राप्त करना है, जो कि पिछले व्याख्यान में हुआ। सिकंदर एकांकी के मुख्य अंशों की व्याख्या समझना, या वस्तुतः इस छोटे से व्याख्यान में 15 मिनट के व्याख्यान में हम सभी अंशों की व्याख्या प्रस्तुत तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको किस प्रकार व्याख्या लिखनी चाहिए इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो अगला व्याख्यान आएगा वो होगा एकांकी सिकंदर का विश्लेषण, और अंत में चौथे व्याख्यान में हम एकांकी सिकंदर की अभिनेता और मंचीयता की संभावना पर विचार करेंगे। तो आइए हम व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या के अंग कौन कौन से होते हैं, किन शीर्षकों के अंतर्गत हमको व्याख्या को लिखना चाहिए, ये हम देखें। ये 4 हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अगर आप अपनी व्याख्या अच्छी तरह से लिखते हैं तो इन 4 शीर्षकों का उपयोग आपको करना चाहिए। इसमें भी संदर्भ और व्याख्या ये मूल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है, संभव है कि प्रसंग और विशेष कोई विशेष महत्व के न हो, या उसमें लिखने लायक बहुत ज़्यादा कुछ न हो, तो उसको बहुत कम मामलों में उनको छोड़ा भी जा सकता है। नहीं, आमतौर पर तो आप जो अपना अभ्यास करें या जो भी व्याख्याएं लिखें वो इन 4 शीर्षकों में लिखें: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब इनमें से एक एक में हमको क्या क्या करना चाहिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में क्या क्या बिंदु होने चाहिए या क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। संदर्भ में कृति का नाम आना चाहिए, मतलब जिस जगह से, जिस रचना से आपको व्याख्या अंश दिया गया है, यानी व्याख्या जिस अंश की व्याख्या करनी है वो जिस कृति से लिया गया है, जिस रचना से लिया गया है, उसका नाम आपको संदर्भ में अवश्य डालना है। उसके लेखक का नाम आपको अवश्य डालना है। और यदि ये जैसे एकांकी है तो एकांकी सामान्यतया अकेली प्रकाशित नहीं होती है, एकांकी के संकलन होते हैं। 8 एकांकियाँ या भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकियाँ, इस प्रकार के नाम से संकलन प्रकाशित होते हैं, क्योंकि एकांकी जो है वो बहुत छोटी सी है। इसी तरह से कहानी भी जो है वो कहानी कभी अकेली नहीं प्रकाशित होगी पुस्तकाकार रूप में, वो हमेशा अपने साथ और दूसरी कहानियों को लाएंगी। उसी लेखक की दूसरी कहानियाँ या कई लेखकों की कहानियाँ एक साथ लेकर के संकलन प्रकाशित होता है। तो वो जो जिस संकलन में से वो रचना ली गई है, यानी वो एकांकी या वो कहानी जिस संकलन में से ली गई है, उसका भी नाम आपको संदर्भ में देना चाहिए। उसका रचना काल या प्रकाशन काल भी देना चाहिए। रचना काल और प्रकाशन काल ये अलग अलग है। माने लेखक कई बार रचना करता है और उसके बहुत समय तक वो प्रकाशित नहीं होती है, तो ऐसे समय में रचना काल और प्रकाशन काल बहुत अलग अलग हो जाता है। या कभी
ऐसा भी माने होता है कि रचना काल आपको पता ही ना चले। अक्सर करके ऐसा हो सकता है कि लेखक ने ये रचना कब लिखी इसका कोई सीधा उल्लेख कहीं ना मिले, लेकिन कोई पुस्तक प्रकाशित है तो उसमें प्रकाशन काल आपको अवश्य मिल जाएगा, तो उसका उल्लेख सामान्यतया संदर्भ में करना चाहिए। इसके बाद रचना या लेखक या कभी कभी दोनों की भी कुछ एक खास विशेषता आपको संदर्भ में बतानी चाहिए। ये इतना कुछ आप करेंगे तो एक पूरा एक तरह से आप एक उसकी पहचान प्रस्तुत कर देंगे। संदर्भ जो शीर्षक है उसके अंतर्गत आप जिस अंश की व्याख्या कर रहे हैं वो अंश किसका लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ प्रकाशित हुआ है, कब प्रकाशित हुआ है और उसकी विशेषता क्या है, ये सारी बातों को बताने का एक माध्यम है। तो और ये बहुत ज़रूरी होता है ना। कभी भी आप जानते हैं व्याख्या के लिए अंश देगा तो 4-3 पंक्तियाँ दे दिया, अब वो पंक्ति कहाँ से आई हैं, किसने लिखा है उनको, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि संदर्भ में आनी चाहिए। इसके संदर्भ में सिकंदर एकांकी के संदर्भ में यदि हम उसका एक अंश लें व्याख्या के लिए, जो कि आपकी जो स्वाध्याय सामग्री है उसमें लिया गया है, थायस एक गहरे कुएं की तरह है। मैं जब भी उसके पताल भेदी अंधकार को पुकारता हूँ मुझे सिर्फ अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मैं अपनी ही प्रतिध्वनि से कई बार हार चुका हूँ। यह पूरा संसार एक अंधेरा कुआं है, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उतना और उस तरह जितना और जैसे आज तक किसी ने तुम्हें न देखा। ये सिकंदर एकांकी से एक अंश है, एक संवाद है, और इसकी व्याख्या यदि आपको आए तो आपको किस प्रकार लिखना है। तो मित्रों, संदर्भ सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी नाटक सिकंदर से ली गई हैं। भुवनेश्वर हिंदी के विलक्षण एकांकीकार हैं। प्रकाशित हुए उनके सभी 23 एकांकी नाटक बेजोड़ हैं और अपने समय से बहुत आगे के हैं। रंगमंच माध्यम की जैसी गहरी समझ, मनोविज्ञान की जैसी पैनी पकड़ भुवनेश्वर के लेखन में दिखाई देती है, वैसी किसी दूसरे एकांकीकार में दुर्लभ है। सन 1949 ईस्वी में लिखा गया एकांकी सिकंदर एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें इतिहास के यथार्थ की पड़ताल के आग्रह के बजाय विश्व विजेता के अंतर्मन को टटोलने का प्रयास ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए मित्रों, इस संदर्भ में सभी चीज़ें आ गई। इसमें कृति का नाम आ गया, कृति क्या है? सिकंदर एकांकी। लेखक का नाम आया भुवनेश्वर। संकलन का नाम इसमें जरूर छूट गया है, नहीं लिखा गया है। इसका कारण ये है कि वस्तुतः ये एकांकी मुझे पुस्तक का कार्य रूप में उपलब्ध नहीं हुई और मुझे इंटरनेट से निकालनी पड़ी, जहाँ पर archive.com में ये सुरक्षित है। आपको भी मैंने उसका लिंक अंतिम जो मेरा पिछला व्याख्यान हुआ था उसमें दिया था कि आप लोग भी उस लिंक को अपने ब्राउज़र में टाइप करें और उसको खोल करके पढ़ें। आशा है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ी होगी एकांकी, तब मैं आज के व्याख्यान में जो बातें आपको बता रही हूँ वो सब आपके लिए अबूझ हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी क्या बात हो रही है और किस संदर्भ में बात हो रही है। तो मित्रों, अभी भी समय है, आप इस व्याख्यान को यहाँ पर रोक करके आप उस एकांकी को पहले पढ़िए, और एकांकी को पढ़ने के बाद अगर आप इस व्याख्यान को पढ़ेंगे तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा है और ध्यानपूर्वक इस एक व्याख्यान को सुन रहे हैं तो आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके परीक्षा की कम से कम नहीं तो 40 से 50% तक तैयारी इस एकांकी के संदर्भ में बिल्कुल हो जाएगी। तो मित्रों, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी वहीं से पढ़ा और वहाँ पर ये संदर्भ दिखाई नहीं दिया मुझे, इसलिए ये संदर्भ यहाँ पर नहीं आ पाया है। फिर समय तो बताया कि सन 1949 ईस्वी में ये एकांकी लिखी गई थी, जो कि उनकी जो दूसरी पुस्तकें हैं, पिछले में व्याख्यान में मैंने बताया था कि डॉक्टर सुखदेव सिंह ने
उनके ऊपर शोध कार्य करके उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व को उजागर करने का प्रयत्न किया है, और उसी संदर्भ में वो उन्होंने बताया कि कब कब उन्होंने क्या क्या लिखा। तो वहाँ से यहाँ ये पता चला है कि ये सन 1949 में लिखी गई एकांकी है। ये ऐतिहासिक एकांकी है, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक एकांकी है, लेकिन इतिहास को दर्शाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके बदले में सिकंदर जो एक ऐतिहासिक पुरुष है और विश्व विजेता के रूप में उस इतिहास में उसकी मान्यता है, सारी दुनिया जानती है कि सिकंदर विश्व विजेता था। उस विश्व विजेता के मन में उस समय क्या उमड़ घुमड़ रहा था, उसके अंतरतम उसके विचार बिंदुओं को लेकर के ये एकांकी लिखी गई है कि आखिर एक विश्व विजेता जो सारी दुनिया में को अपने कदमों तले लाने की आकांक्षा रखता था और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो रहा था, वो उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, या वो किस प्रकार से सोच रहा था, महसूस कर रहा था, इसको लेकर के ये एकांकी लिखी गई है। तो इस तरह से ये उन अर्थों में ऐतिहासिक एकांकी तो नहीं है जिन अर्थों में और दूसरी हुआ करती हैं जिसमें कि इतिहास की पड़ताल का प्रयत्न रहता है, बल इसमें उसके बजाय, क्योंकि इतिहास को जानना एक अलग ही विधा है, वो उसको अलग ही तरीके से उसको उसके जो साक्ष्य हैं उसको ढूंढ के करनी है। साहित्यकार का काम इस तरह का उतना नहीं होता, लेकिन वो मानव से संबंधित होना चाहिए, मानव हृदय से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ सिकंदर के मन की पड़ताल करने का उद्देश्य लेकर के भुवनेश्वर ने ये एकांकी लिखी है। तो उनकी भी विशेषता इसमें आ गई और एकांकी की भी विशेषता इसमें बताई गई है। तो ये एक पूर्ण संदर्भ है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है प्रसंग। प्रसंग में क्या करना चाहिए? प्रसंग में देखिए, अभी जैसे ये जो प्रस्तुत किया मैंने, ये संवाद सिकंदर का संवाद है, उसका एक अंश है वस्तुतः। तो अब ये कहाँ से क्या है? वैसे जब मैंने पढ़ा था तो अगर आपने एकांकी नहीं पढ़ी होगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या बोल रही हैं, इसका तो कोई मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है। तो मित्रों, यही मतलब समझने के लिए आपको कभी भी जब भी व्याख्या के लिए कोई अंश दिया जाए तो उस अंश के पहले क्या घटित हुआ है और उस अंश के बाद क्या घटित होने वाला है, इसको लेते हुए एक पूरी पिक्चर बनानी चाहिए। यानी एक पूरा उस जो अंश आपके सामने दिखाई पड़ रहा है शब्दों में लिखा हुआ, उसके आगे की कहानी क्या है, उसके पहले की कहानी क्या है, ये दोनों उसमें आनी चाहिए। तब उसकी पूर्णता का एहसास होता है या उसकी विशिष्टता का एहसास होता है। तो प्रसंग में ये काम करना चाहिए कि जो व्याख्येय अंश है उसके आगे और पीछे के अंशों से उसको जोड़ करके एक तर्क संगत ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि ये जो प्रस्तुत उदाहरण हमारा है, जो इसमें हमने ये जो अभी पढ़ा था, था से गहरे कुएं की तरह है, तो उसमें हम प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे? व्याख्या के लिए प्रस्तुत अंश एकांकी नाटक सिकंदर के आरंभ से लिया गया है। सिकंदर विश्व विजय के इरादे के साथ यूनान से चला था और विजय प्राप्त करते हुए भारत तक पहुंच भी गया था, पर अब उसे इस संपूर्ण आयोजन की निस्सारता समझ में आ रही है। यहाँ उद्धृत पंक्तियां इसी संदर्भ में उसके संवाद का एक अंश हैं। तो एक विश्व विजेता जो यूनान से आगे बढ़ता है, यूनान से निकल कर के आगे बढ़ता है और बीच में फारस जैसे बड़े देश को, शक्तिशाली देश को हराते हुए भारत तक पहुंच जाता है, जो इतना महान है, जिसको देवताओं के बराबर समझ लिया गया था, लोग एक तरह से उसकी पूजा करने लग गए थे। तो ऐसे में वो स्वयं क्या सोचता है और क्या उसकी समझ है, ये दर्शाने वाला या उसी संदर्भ में वो जो संवाद बोलता है, उसका यह एक अंश है जो हमारे सामने व्याख्या के लिए प्रस्तुत है। तो ये प्रसंग हुआ है ना। अब देखिए, अब व्याख्या में क्या करना चाहिए? व्याख्या में जो अंश आपको दिया हुआ है उसका एक एक शब्द, उसका एक एक वाक्य बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से,
और फिर उसको जितना विस्तार में हो सके उतना विस्तार में उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको उदाहरण देने की आवश्यकता हो तो उदाहरण दे सकते हैं, कोई उसी से संबंधित कोई प्रसंग हो, कोई कहानी हो, कोई थोड़ी छोटी सी घटना हो, तो वो भी आप वहाँ पर उल्लेख करके उसको समझाते हैं। मूल बात क्या है कि व्याख्या में आप जितना विस्तृत रूप से उस विषय को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। इसकी जो प्रस्तुत अंश है हमारे लिए, उसकी व्याख्या हम देख लें। विश्व को जय करने के लिए मेसोडोनिया यूनान से निकला सिकंदर उस समय के सबसे बड़े और ताकतवर समझे जाने वाले साम्राज्य फारस को विजित करता हुआ भारत पहुंचा था। अपनी सैन्य चतुराई और नेतृत्व कौशल से उसने सभी अभियानों में सफलता प्राप्त की थी। उसकी तेजस्विता के कारण उसे देवताओं के बराबर समझा जाने लगा था और वह स्वयं भी ऐसा ही समझ रहा था। लेकिन 3-4 वर्षों तक लगातार युद्ध के मैदान में रहते हुए धीरे धीरे उसे संसार और उसकी भौतिकता की नश्वरता और निस्सारता भी अनुभव होने लगी थी। उसने यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की थी, अतः दार्शनिक विचारों मान्यताओं की भी समझ उसमें थी। अब वह अनुभव करने लगा था कि भौतिक आँखों से दिखाई देने वाले संसार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और गहन मानव का भीतरी संसार है। इसी सोच की अभिव्यक्ति उसके इस संवाद में भुवनेश्वर बेहद नपेतुले और सार्थक शब्दों में कर रहे हैं। वह कहता है कि थायस उसकी प्रेमिका है, जो पूरे सैन्य अभियान में उसके साथ रही थी हमेशा ही, समेत सारे संसार से, माने थायस समेत सारे संसार से उसे केवल अपनी प्रतिध्वनि ही सुनाई दे रही है। तो इसका तात्पर्य है कि उसके चारों ओर के लोग, चाहे वे उसके करीबी हों या बिल्कुल अनजान, केवल उसकी मुंह देखी कह रहे हैं। वह स्वयं जो कुछ सोचता कहता है वही शब्द उसे फिर फिर सुनाई देते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं, यानी सब बस उसकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। सिकंदर जैसे प्रखर व्यक्तित्व के लिए अब यह असह्य होता जा रहा है। वह मैसेडोनिया से साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के साथ रोमांच और नया सीखने के उद्देश्य से भी निकला था। युद्ध उसे रोमांचित लगता था, पर 3 वर्षों से ज़्यादा समय तक लगातार युद्ध करना अब मानो नित्य क्रिया जैसा ही उबाऊ बन गया था। इसकी इसी ऊब, खालीपन और साथ ही साथ कुछ नया कर गुजरने की ललक भी रंगा के प्रति उसके इस संवाद में ध्वनित होती है। रंगा का बाह्य व्यक्तित्व भी खासा आकर्षक है, पर सिकंदर की अभिरुचि उसमें नहीं है। वह तो उसके अंतरतम को, उसके बनने की पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को जानना समझना चाहता है, जैसा कभी किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। तो मित्रों, ये एक उदाहरण था इसका, व्याख्या किस प्रकार लिखी जाएगी। इसमें आप अपने हिसाब से, भाषा मेरी है, निश्चित रूप से इसमें थोड़ा कठिन शब्दों का प्रयोग हो गया है, लेकिन आप लिखें, आप अपनी भाषा में लिखें, आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन इस लिखने का तरीका, जो लिखने की शैली होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद अंतिम जो इसमें आता है वो है विशेष। माने विशेष में आपको क्या लिखना है कि व्याख्या जो अंश है, जो अंश आपको व्याख्या के लिए दिया गया है, उसका अगर उसकी अगर कोई भाषिक विशेषता हो तो वो बतानी है। भाषिक का मतलब है कि भाषा संबंधी अगर उसमें कोई खास बात है तो वो बतानी चाहिए। व्याकरण की कोई खास बात है तो वो बतानी चाहिए। सौंदर्य शास्त्रीय विशिष्टता, यानी कि उसका छंद, अलंकार इत्यादि, या उसमें कोई और बहुत ऐसी चीज़, काव्य शास्त्रीय चीज़ आ गई है जो कि सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ती। माने उसका जो सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान निर्धारित है पहले से संस्कृत साहित्य के संदर्भ में, और वही फिर हिंदी साहित्य के संदर्भ में भी, तो उसमें अगर कोई विशिष्ट, उसके रूप में कोई विशेषता दिखाई पड़ती है तो उन सबको बिंदुवार प्रस्तुत करना। इस जो अंश हम देख रहे हैं उसकी जो उसका जो विशेष बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन सकता है। भुवनेश्वर की विशिष्ट अर्थपूर्ण शैली का निदर्शन, कम और साधारण शब्दों में गहरी अर्थवत्ता का आधान माने रखना,
है ना, कम और साधारण शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें, लेकिन उसमें बहुत अर्थपूर्ण उसमें बात कही गई है। ऐतिहासिक संदर्भों, नामों आदि के प्रयोग से विश्वसनीयता का आधार। तो इसमें ये ऐतिहासिक नाम प्रयोग किए गए। ऐतिहासिक घटना चक्र को पूरी तरह से बताना खाली उद्देश्य नहीं था नाटककार का, लेकिन उसके नाम इत्यादि उन्होंने रखे हैं ऐतिहासिक, जिससे कि प्रामाणिकता बनी रहे और लगे कि ये सिकंदर ही बोल रहा है, सिकंदर के समय की ही बात हो रही है। तो मित्रों, ये रहा व्याख्या का तरीका। हमने एक अंश प्रस्तुत करके आपको बताया। इसी तरह से आप जो भी इसमें महत्वपूर्ण अंश लगें इस एकांकी में, आप उसकी तैयारी करें। आपको अगर कोई कठिनाई आती है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल भेजते समय अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपका नोंदणी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम, इतनी सूचनाएं आप अवश्य लिखें। तो मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अध्ययन के लिए, और अगले व्याख्यान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः।